Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this video clip we are going to discuss some points of the exercise after comprehension. So first of all, you should have to open page number 48 and look at your books. Okay, dear students, on page number 48 they have given some, they have chosen and they have taken some lines from this poem, The Dance Awake, and they are asking you there what is the meaning of these lines. They have taken some lines from this poem and they are asking different kind of question about these lines, that what is the meaning of these lines and what kind of personification is used in this line, and The Dance Awake is a poem, why this is a poem. So they are asking you different kind of question, so you have to look at your books. So the first point is this, that they have given two lines: a paean of eternal spring voices the new awakening. A paean of eternal spring, eternal spring दायमी बहार का अपियन एक नगमा, दायमी बहार का एक नगमा, वॉइसेस आवाज देती है, द न्यू अवेकनिंग नई बेदारी का आवाज जो है वो देती है. सो इसके बारे में सवाल क्या है? तो सवाल ये है, what does this mean in the poem? पोएम में इन दो लाइनों का क्या मानी है, क्या मतलब है? तो यहाँ उन्होंने चार ऑप्शन आपको दिए हैं. पहला ऑप्शन ये है, द स्प्रिंग सीजन हैज अराइव्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ ऑटम, यानी खजान के बाद स्प्रिंग सीजन जो है वो आया. ये मतलब है इसका? ये तो नहीं है. सेकंड ये है, द स्प्रिंग सीजन इज सिंगिंग अ सॉन्ग आफ्टर इयर्स ऑफ साइलेंस, यानी आफ्टर ईयर ऑफ साइलेंस, खामोशी की दौर के बाद इसके बाद जो है स्प्रिंग सीजन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गीत गाती है. ये मतलब भी नहीं है. मतलब इसका ये है, थर्ड नंबर है, इट इज टाइम ऑफ फ्रीडम एंड विक्ट्री आफ्टर इयर्स ऑफ स्लेवरी. यानी स्लेवरी के बाद, गुलामी के बाद अब ये जो है फ्रीडम और विक्ट्री का दौर है, आजादी और कामयाबी और फतह का क्या है, दौर है. सेकंड पॉइंट जो है, आप अपनी किताबों को देखिए. सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, रीड दीज लाइन फ्रॉम द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा. दूसरे पॉइंट में उन्होंने तीन लाइन जो है वो मेंशन किए हैं. फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा उन्होंने लिखा है, लेकिन इस पोएम में फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा जो है वो है ही नहीं. सो ये थर्ड स्टेंजा से उन्होंने लिए हैं. Faint snatches of half-forgotten song, father's torn and long, the boon of light we craved awaited long. So इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, what is the tone of these lines? इन लाइनों का टोन क्या है? टोन मतलब ये कि इसमें शायर जो है वो खुशी का इजहार करता है या ताज्जुब का इजहार करता है या वो गम का इजहार करता है, कि इसका टोन क्या है. सो फर्स्ट नंबर जो है उन्होंने ऑप्शन दिया है, these lines are sad and express suffering. ये लाइन जो है ये सैड है, यानी इसमें शायर जो है वो खफा है, and express suffering, और सफरिंग मुश्किलात को ये एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है. तो ये लाइन जो है इसमें शायर जो है बिल्कुल खफा नहीं है, क्योंकि faint snatches of half forgotten song मीन कम हिम्मती जो है वो नीम बोली गीतों को वो क्या करती है, स्नैचेस, छीन लेती है. इस शेर में जो है, इस लाइन में जो है गम का इजहार है, लेकिन इसके बाद फादर्स टॉर एंड गम, द बून ऑफ लाइट वी क्रेव अवेटेड लॉन्ग, इसमें खुशी का इजहार है. तो दूसरा ऑप्शन जो उन्होंने दिया है वो सही है. इसमें खुशी का इजहार भी है और ग्लूमी भी है, इसमें शायद जो है गमगीन भी है. पास्ट के बारे में वो गमगीन है, लेकिन फ्यूचर के बारे में वो खुश है कि और उम्मीद है कि आइंदा आजादी का दौर आएगा. तो दूसरा ऑप्शन जो है ये इसका क्या है, आंसर है, सही आंसर है, और वो क्या है, these lines are gloomy and express joy. ये लाइन जो है ग्लूमी भी है, इसमें गम का इजहार भी है, और इसके अलावा एक्सप्रेस जाए, खुशी भी, इसमें खुशी का इजहार भी है. थर्ड नंबर पॉइंट उन्होंने दिया है, रीड दिस लाइन फ्रॉम the last stanza of the poem. लास्ट स्टेंजा में से उन्होंने एक लाइन दिया है. लाइन ये है, द बून ऑफ लाइट वी क्रेव
ये लाइन उन्होंने लिया है। इसके बारे में वो सवाल करते हैं, व्हाट डज द फ्रेज अवेटेड लॉन्ग मीन? अवेटेड लॉन्ग की मानी क्या है? अवेटेड लॉन्ग, सो ये बिल्कुल आसान सा अवेटेड लॉन्ग मींस बहुत ज्यादा इंतजार करना। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑप्शन इसका जवाब है, समथिंग दैट समवन हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो चीज जिसके बारे में एक शख्स, जिसके लिए एक शख्स बहुत ज्यादा इंतजार करता है, इसे क्या कहते हैं? अवेटेड लॉन्ग। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है? व्हाट फीचर ऑफ द डांस अवेक टेल्स द रीडर दैट इट इज अ पोएम? इस पोएम में कौन सी फीचर्स है, कौन सी सिफात है, कौन सी खुसूसियात है जो रीडर को ये बताता है कि ये एक पोएम है और ये एक सबक नहीं है, प्रोज नहीं है, इसके अलावा ऑड वगैरह जो है वो नहीं है। वो कौन सी फीचर्स है जो आपको ये मालूम करता है, बताता है कि ये एक पोएम है? सो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, इट टेल्स अ स्टोरी, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है इसलिए ये पोएम है। ये तो सही नहीं है। सेकंड है, इट इज अबाउट नेचर, ये नेचर के बारे में है, तो ये भी पोएम की जो है वो अलामत नहीं, क्योंकि नेचर जो है वो हम प्रोज में भी डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड नंबर है, इट इज रिटन इन स्टेंजास, ये स्टेंजा में लिखा गया है। पोएम जो है वो स्टेंजास में होता है, इसमें मुख्तलिफ स्टेंजे होते हैं, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन सी नंबर जो है ये सही आंसर है इसका। डांस अवेक जो है ये पोएम है, क्यों ये पोएम है? बिकॉज सी नंबर इसका आंसर है, इट इज रिटन इन स्टेंजास, क्योंकि ये स्टेंजा में लिखा गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? वो ये है, which line from the poem supports the idea that an early or flourishing stage of development is everlasting? इस पोएम में कौन सा लाइन है जो ये बताता है कि ये डेवलपमेंट जो है, ये तरक्की और आजादी का जो दौर है, इसके बाद जो आएगा वो हमेशा के लिए होगा? कौन सा लाइन जो है ये दवाम को, यानी ये आजादी के दवाम को और बाकी रहने को हमें जाहिर करता है? सो फर्स्ट लाइन है, द डॉन ऑफ 1000 ड्रीम्स एंड थ्रिल्स, इसमें को एवरलास्टिंग डेवलपमेंट जो है वो इसमें नहीं है। सेकंड है, एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, इसमें भी नहीं है। थर्ड नंबर जो है सी नंबर, अपीयर ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, दायमी बहार का एक नगमा, तो ये लाइन जो है ये क्या है? ये हमें ये जाहिर करती है कि इसके बाद जो दौर आएगा वो हमेशा के लिए बाकी रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द vocabulary. They are asking you some question in this. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है उन्होंने यहाँ इसके ऊपर जो है पेज नंबर 49 पर वोकैबुलरी लिखा है। यहाँ वो क्या बताता है, आपसे क्या सवाल करता है? वो कहते हैं, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन ऑटो लेलैंड बोहेनेंस पोएम। यहाँ बुक में जो है उन्होंने लिखा है, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन एमिली डिकिंसंस पोएम। ये उन्होंने एमिली डिकिंसंस पोएम लिखा है, लेकिन ये कंपोजर से ये गलती हुआ है। यहाँ ये एमिली डिकिंसंस का पोएम नहीं है, बल्कि ये ऑटो लेलैंड का पोएम है। और उन्होंने डांस अवाक लिखा है, लेकिन ये डांस अवाक नहीं है, द डांस अवेक। सो इसमें जो है, इसमें सिमिली भी है, इस पोएम में मेटाफर्स भी है, पर्सनिफिकेशन भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिमिली क्या है, एक चीज का तशबीह दूसरी चीज के साथ देना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अली जो है वो शेर की तरह है, ये सिमिली है। और अगर मैं डायरेक्टली कहता हूँ अली शेर है, शेर की तरह नहीं है, बिल्कुल अली शेर है, तो ये मेटाफर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अली शेर की तरह है, तो ये फिर क्या है? सिमिली है। और पर्सनिफिकेशन जो है, पर्सनिफिकेशन ये है जब मैं गैर जानदार चीज को इंसान का सिफत जो है वो देता हूँ, तो फिर इसे क्या कहता है? पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फूल हंसता है या आसमान रोता है वगैरह। ये जो है आसमान नहीं रोता और फूल नहीं हंसता, इसलिए मैंने गैर जानदार अशिया को इंसान का सिफत दिया, पर्सन का सिफत दिया, तो इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ कुछ लाइंस आपको दिए हैं और इसमें उन्होंने आपको ये भी जाहिर किया है कि इस लाइन में पर्सनिफिकेशन है, इसमें मेटाफर है, इसमें क्या है? सिमिली है।
लेकिन आपसे ये पूछती है कि इसमें सिमिली कहाँ है, क्यों है, इसमें मेटाफर कहाँ है और क्यों है, ये आपको जाहिर करना है। सो पहला लाइन जो है उन्होंने वो दिया है, मेटाफर इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा जो है इसमें मेटाफर है। उन्होंने ये लाइन दिया है, द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज born। The torch of gold is born, यानी टॉर्च ऑफ गोल्ड, सोने की एक चमक पैदा होती है। born की मानी यहाँ क्या है, पैदा। ये वैसा तो बियर का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ इसका माना क्या है, इसको है सोने का एक चमक और एक किरण जो है वो पैदा होती है। अभी उससे इसमें सवाल ये है, दिस इज मेटाफर, ये मेटाफर है। द टॉर्च ऑफ गोल्ड जो है ये मेटाफर है, बिकॉज, क्योंकि। इसके बाद आप ये लाइन जो है आप पूरा करेंगे, ये मेटाफर क्यों है, तो इसके बाद आप ये लिखेंगे, दिस इज मेटाफर बिकॉज द सन इज कंपेयर्ड विद द टॉर्च ऑफ गोल्ड। ये मेटाफर है क्योंकि इसमें सन जो है, सूरज जो है, वो सोने की एक किरण के साथ इसका तशबीह दिया गया है, इसलिए ये क्या है, ये मेटाफर है। तो आप इसमें ये लिखेंगे, दिस इज मेटाफर बिकॉज द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज कंपेयर्ड विद द सन। सेकंड जो है उसमें ये है, वो आपसे ये कहते हैं, द डांस अवेक। दूसरा लाइन उन्होंने दिया, द डांस अवेक, ये जो है इसमें पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जो है इसमें पर्सनिफिकेशन है, द डांस अवेक इसमें। तो इसमें पर्सनिफिकेशन कहाँ है, तो आपको इसका जवाब देना होगा, दिस इज पर्सनिफिकेशन बिकॉज a man awakes। कि इसमें पर्सनिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये अवेकिंग जो है, अवेकनिंग जो है, बेदार होना जो है, ये इंसान की सिफत है, ये सूरज की सिफत नहीं है। लेकिन शायर ने सूरज को ये सिफत दिया है और टाइटल भी ये रखा है, द डांस अवेक, सूरज का जागना। लेकिन सूरज जाग नहीं सकता, इसलिए ये पर्सनिफिकेशन है, पर्सन का सिफत शायर ने इसको दिया है। थर्ड नंबर ये है, पर्सनिफिकेशन इज प्रेजेंट इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में पर्सनिफिकेशन है, वो लाइन उन्होंने दिया है, एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, और वो म्यूजिक जो हिल्स में, पहाड़ों में गीत गाती है, इसमें पर्सनिफिकेशन। इसमें जाहिर है कि पर्सनिफिकेशन है क्योंकि म्यूजिक जो है वो खुद नहीं गाती, इंसान जो है वो गीत गाती है, और इसलिए इंसान का सिफत जो है वो शायर ने म्यूजिक को दिया है। तो आप जवाब ये देंगे, दिस इज पर्सनिफिकेशन बिकॉज men sing a music, a song cannot sing a music। एंड फोर्थ लाइन जो है वो ये है, पर्सनिफिकेशन इज प्रेजेंट इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पर्सनिफिकेशन है, वॉइस इज द न्यू अवेकनिंग। इस लाइन में इसमें पर्सनिफिकेशन है। इसमें पर्सनिफिकेशन क्यों है, दिस इज पर्सनिफिकेशन बिकॉज, क्यों इसमें पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि, क्यों, बिकॉज वॉइसेस आर यूज्ड फॉर द सन। इसमें जो है शायर ये कहता है, वॉइस इज द न्यू अवेकनिंग, ये सन जो है ये नई बेदारी की आवाज देता है, लोगों को नई बेदारी की एक आवाज देता है। सन जो है इसमें, इस लाइन में पर्सनिफिकेशन है, लेकिन पर्सनिफिकेशन क्यों है, इसलिए पर्सनिफिकेशन है क्योंकि सन लोगों को आवाज नहीं दे सकता, ये आवाज देना ये इंसान की सिफत है, इसलिए शायर ने इंसान की सिफत सन को दिया है, इसलिए इस लाइन में क्या है, पर्सनिफिकेशन। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपसे ये कहते हैं कि यूज डिक्शनरी टू, आप डिक्शनरी को इस्तेमाल करें। उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज दिए हैं, अल्फाज जो है 50 नंबर पेज पर, फ्लैश, क्रैप, टॉर्च, गोल्ड, ड्रीम, स्प्रिंग, थ्रिल, हार्मनी, फैन, टॉर्न, विस्पर, स्नैच, ईस्ट, अवेट। ये अल्फाज उन्होंने दिए हैं, आपसे ये पूछते हैं और ये कहते हैं कि फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड डिफिनेशन। इन अल्फाज का, फॉर एग्जांपल फ्लैश है, फ्लैश, इसका मुनासिब क्या है, मुनासिब डिफिनेशन मालूम करना है। सो डिक्शनरी में आप ये सर्च करेंगे, आपका ये इन अल्फाज का जो है डिफिनेशन आपको देगा। मिसाल फ्लैश की डिफिनेशन क्या है, सडन एंड एब्रप्ट बून ऑफ लाइट, यू कैन, ये आप कह सकते हैं, या अ सडन बर्स्ट ऑफ लाइट। इसी तरह क्रैप की डिफिनेशन क्या है, क्रैप मीन
अ ग्रेट डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखना और इसका बहुत ज्यादा तमन्ना करना। इसलिए आपको इन अल्फाज का सबसे पहले क्या मालूम करना है, डिफिनीशन मालूम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको मालूम करना है। डिक्शनरी में आप इन अल्फाज को सर्च करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको डिक्शनरी देगा। डिक्शनरी में ये इसी तरह वो आपको देंगे एफ एल, ये ए का आवाज जो है वो इसी तरह डिक्शनरी में वो प्रोनाउंसिएशन का जो यूनिट है, इकाई है, वो इसी तरह देता है। और एस एच श आवाज जो है वो इसी तरह जाहिर होता है। तो आपको डिक्शनरी में इसी तरह फ्लैश जो है ये प्रोनाउंसिएशन की में इसी तरह आपको मिलेंगे। इसी तरह दूसरा लफ्ज जो है क्रैब है। क्रैब ये लफ्ज जो है डिक्शनरी में अगर आप सर्च करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन की में ये क्रैब जो है ये इसी तरह आपको वो जाहिर होगा, इसी तरह आपको वो देंगे क्रीब। ये आपको जाहिर करता है कि यहाँ सी जो है इसका साउंड सॉफ्ट साउंड नहीं है बल्कि हार्ड साउंड है। तो ये सी स के साथ प्रोनाउंस नहीं होगा बल्कि ख के साथ प्रोनाउंस होगा। ये क्रीब क्रैब आपको इसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देगा। इसी तरह जो भी अल्फाज आपको मुश्किल हो तो प्रोनाउंसिएशन की मदद से आप इसका प्रोनाउंसिएशन और तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई सिलेबल डिवीजन एंड स्ट्रेस पैटर्न। सिलेबल डिवीजन, मैं आपको 3 अल्फाज लिखता हूं, आप ये अल्फाज मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ। यहाँ तो उन्होंने फ्लैश क्रैब टार्च वगैरह ये अल्फाज आपको दिए। मैं आसान मिसालों के साथ आपको ये सिलेबल डिवीजन और स्ट्रेस पैटर्न जो है वो समझाता हूँ। फोटोग्राफ आप जब डिक्शनरी में आप देख लेंगे तो सिलेबल डिवीजन इसका किस तरह होगा, ये जो है इसके दरम्यान में यहाँ हाइफन होगा, फिर यहाँ होगा और फिर ये फोटोग्राफ इसी तरह आपको ये होगा। इसी तरह ये भी होगा इसी तरह आपको ये सिलेबल में वो तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज जो है उन्होंने दिया है आसान लफ्ज विस्पर, तो सिलेबल डिवीजन इसका किस तरह होगा विस्पर। ये शायर लोग जो है इसको बाहर कहते हैं, पश्तो में हम इसको छपे कहते हैं। ये मुख्तलिफ छपो मंगवाइंदा दोनों छपो की दालत से। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है ये इसमें कितनी सिलेबल है, पाकिस्तान 3 सिलेबल है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ये जो है इसमें 4 सिलेबल है। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि ये डोर जो है डोर 1 सिलेबल है, पेन जो है 1 सिलेबल है, डस्टर 2 सिलेबल है, डस्टर ये जो है 2 सिलेबल है। तो ये आपको एक सिलेबल डिवीजन के साथ आप ये तकसीम करेंगे। इसमें बहुत से अल्फाज जो है वो 1 सिलेबल है, फ्लैश क्रैब टार्च। बाज जो है फॉर एग्जांपल हार्मनी ये 3 सिलेबल है, विस्पर जो है वो 2 सिलेबल है। तो इसमें आपको ये सिलेबल डिवीजन जो है वो मालूम करना कि इसमें कितने सिलेबल है, सिलेबल में तकसीम करना है और मुख्तलिफ सिलेबल के दरमियान हाइफन लगाना है और इसमें स्ट्रेस पैटर्न को आपको मालूम करना है। बास अल्फाज जो है कभी कभार हम इसकी शुरू में थोड़ा सा जोर देते हैं, कभी कभार दरमियान में, कभी कभार आखिर में। ये बहुत अहम मिसाल है। ये इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो है ये फोटोग्राफ इसकी अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो यहाँ एपॉस्ट्रोफी की तरह एक निशान होगा प्रोनाउंसिएशन की में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो पहला सिलेबल है वो क्या है, वो स्ट्रेस्ड है, इस पर आप थोड़ा सा जोर देंगे। इस किस तरह आप प्रोनाउंस करेंगे इसको, सो ये फोटोग्राफ फोटो पहला सिलेबल जो है इस पर आप थोड़ा सा जोर देंगे। इसके अलावा ये दूसरा ये लफ्ज जो है, लेकिन इसमें जो है पहला सिलेबल पर आप जोर नहीं देंगे, सेकंड सिलेबल पर आप जोर। ये क्या है, फोटोग्राफी, ये
फोटोग्राफी नहीं है, ये फोटोग्राफ है, लेकिन ये फोटोग्राफी, ये क्या है, फोटोग्राफी सेकंड सिलेबल पर आप जोर दें। और ये तीसरा जो है, इसमें आप ये तीसरे सिलेबल पर आप जोर देंगे, ये क्या है, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक ग्रह पर आप क्या है, आप स्ट्रेस जोर देंगे। लेकिन ये मालूम करना जो है, ये हर किसी का काम नहीं है। वो लोग यानी अमेरिकन और ब्रिटिश लोग जो है इसको सही तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं और उनको मालूम है कि हम इस लफ्ज पर जोर देते हैं, इस पर देते हैं, इस पर देते हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है, वो आप प्रोनाउंसिएशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। और किस तरह मालूम कर सकते हैं, जिस सिलेबल पर जो सिलेबल स्ट्रेस्ड है इस पर हम जोर देते हैं, तो इसके साथ ये एपॉस्ट्रोफी की तरह एक निशान होगा। आज के लिए बस इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।